कुछ कहानियाँ, कुछ किरदार हमारे ज़िंदगी में गहरे निशान छोड़ जाते हैं। नमस्ते, मैं मुंबई में रहता हूँ और यहीं एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर काम करता हूँ। कहते हैं कि मुंबई शहर सपनों का शहर है। मैं फ़िलहाल रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं बड़े दिनों के बाद अपनी नानी से मिलने जा रहा हूँ। मैं जब छोटा था तब गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी से मिलने उनके शहर पूना जाया करता था। आज ट्रेन का इंतजार करते करते एक चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। जब मुझे पहली बार जॉब मिली थी और मैं पूना जा रहा था अपनी नानी से मिलने। मेरी ट्रेन रात 2 बजे दादर से थी। मैं अपने समय पर स्टेशन पहुंच गया और अपनी ट्रेन का वेट करने लगा। 10 मिनट में मेरी ट्रेन दादर से चल पड़ी। मुझे बचपन से ही विंडो वाली सीट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने टिकट भी विंडो की करवाई थी। मुंबई से पूना के बीच बहुत सारे स्टेशन आते हैं, मगर उनमें से एक है करजत नाम का छोटा सा स्टेशन, जो अपने वड़ा पाव के लिए बहुत फेमस है। करजत पूना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि करजत से भारत के सह्याद्री जंगलों की शुरुआत होती है। हल्के हल्के ठंड का मौसम था। मेरी ट्रेन सुबह लगभग 4 बजे करजत स्टेशन पहुंची। मैंने खिड़की से बाहर स्टेशन को देखा। बहुत ही खूबसूरत सा स्टेशन है। प्लेटफॉर्म पर बहुत अंधेरा था, बस कहीं कहीं छोटे मोटे बल्ब जगमगा रहे थे, जो अंधेरे को चीरने की कोशिश में लगे हुए थे। करजत सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, जहां पर एक छोटा सा टिकट काउंटर है और एक वेटिंग रूम। प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक चाय की दुकान थी, जिसे 4 से 5 लोग घेर कर खड़े थे। कुछ कुत्ते भी थे, जो ठंड से बचने के लिए यहाँ वहां दौड़ रहे थे। ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट के लिए रुकती है, क्योंकि करजत से आगे चढ़ाई का रास्ता है और एक इंजन में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो किसी भी ट्रेन को पहाड़ों पर खींच सके। इसलिए यहाँ से गुजरने वाली हर ट्रेन को धक्का देने के लिए ट्रेन के पीछे 3 अतिरिक्त इंजन को जोड़ दिया जाता है। इन सब के बीच मैंने ये गौर किया कि ट्रेन से ना तो कोई उतरा और ना ही कोई चढ़ा, तो फिर ट्रेन को यहाँ रोका क्यों जाता है? एक्स्ट्रा इंजन तो मुंबई से भी लग सकते हैं। 10 मिनट के बाद गार्ड ने सीटी बजाई। ट्रेन ने हॉर्न बजाया और उस प्यारे से करजत स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते हुए मैं बस ये सोचता था कि उस स्टेशन का क्या होता होगा। मुझे बहुत बुरा लगता था। भले ही वो छोटा सा गांव है, लेकिन बड़े शहरों की स्टेशनों की चकाचौंध में करजत की मासूमियत दब के रह जाती है। ना तो कोई उतरता है, ना कोई चढ़ता है। फिर मैंने सोचा कि एक दिन मैं जरूर उस स्टेशन पर उतरूंगा। 2 घंटे के सफर के बाद मैं पूना में था, अपनी नानी के पास, और करजत को भूल चुका था। वापस लौटते वक्त मेरी सुबह की ट्रेन थी, जो करजत नहीं रुकती है। कुछ दिनों में दिवाली की छुट्टियां आ गई और मैंने फिर से पूना जाने का प्लान बनाया और रात वाली ट्रेन पकड़कर निकल गया। सुबह 4 बजे ट्रेन करजत पहुंची। वहां मैंने प्लेटफॉर्म पर एक लड़की को देखा, जो अपने साथ एक टोकरी लिए कुछ बेच रही थी। शायद फ्रूट्स थे। ठंड का महीना था, इसलिए उसने शॉल ओढ़ रखा था। नंगे पैरों के साथ वो फलों की टोकरी लिए मेरी खिड़की तक आई। खिड़की के पास पहुंचकर वो रुक गई। उसने ये देख लिया था कि मैं उसी को देख रहा हूँ। पहले तो उसने इस बात को इग्नोर किया, लेकिन वो भी मुझसे नजरें मिलाए बिना रह नहीं पाई। मैंने उसे गौर से देखा। साधारण सी घाघरा चोली, जिसमें उसका गोरा पेट साफ दिखाई दे रहा था। पतले और काले लंबे बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे। आंखों में काजल जरूर था, लेकिन काफी खालीपन था। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कई अरसों से सोई ना हो। पैरों में प्यारी सी पायल, जो पूरे स्टेशन में उसकी आवाज गूंज रही थी। हम दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई। कुछ देर तक वो टोकरी को अपनी पतली कमर के सहारे मेरी खिड़की के पास लिए खड़ी मुझे देखती रही। हम दोनों के होठ खामोश थे। ना मैंने ना उसने कुछ कहा। पता नहीं क्यों, पर मैं अपने आप ही अपनी सीट से उठा और ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। ये शायद उसकी आंखों का जादू था, जो मुझे करजत स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरने को मजबूर कर दिया था। मेरे कोच के ठीक सामने चाय वाले की दुकान थी। मैं सीधे उसी के पास गया और देखा कि धीमी आंच पर चाय वाले ने केतली रखी थी और खुद चाय बांटने चला गया। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो लड़की अपने धीरे कदमों से मेरे पीछे चले आ रही थी। फिर मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया।
बापूजी, आप फल खरीदेंगे? एकदम ताजे हैं। बेहद प्यारी सी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वही लड़की खड़ी थी। जी नहीं, मुझे फल नहीं चाहिए, शुक्रिया। कुछ पलों के लिए हम दोनों की आंखें एक दूसरे पर जैसे ठहर गई हो। फिर उस लड़की ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, क्या आपको सच में फल नहीं चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं ले लेता हूँ। कितने के हुए? इतना कहते हुए मैंने अपने जेब से पैसे निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिए। मैं उसके नाजुक से हाथों को डरते हुए छूने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की कुछ बोलने को हुई ही थी कि इतने में गार्ड ने ट्रेन का हॉर्न बजा दिया। हॉर्न की आवाज से उस लड़की की बात शायद दब कर रह गई। मैं ट्रेन की तरफ दौड़ा और ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होकर उसी लड़की को देखने लगा। ट्रेन धीरे धीरे वहां से चलने लगी। वो लड़की पूरे प्लेटफॉर्म पर अकेली खड़ी थी। मैं उस लड़की को तब तक देखता रहा जब तक सिग्नल बॉक्स ना आया और फिर कुछ ही पलों में घने जंगल शुरू होने लगे। वो लड़की का चेहरा अब भी दिखाई दे रहा था और शायद वो भी मुस्कुराकर मुझे ही जाते हुए देख रही थी। उसके बाद पूरे रास्ते उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों की बेचैनी बढ़ा रहा था। गहरी काजल से सनी आंखें और उसके चेहरे की तस्वीर जैसे मेरे जहन में छप चुकी थी। उसके नंगे पैरों में बंधे पायल की आवाज अब भी मेरे कानों में शोर मचा रही थी। लेकिन जब मैं पूना पहुंचा तब तक उस लड़की की छवि धुंधली हो चुकी थी, क्योंकि पूना में मेरे पास बहुत सारी चीजें थी करने के लिए। एक हफ्ते के बाद जब मैं नानी के यहाँ से वापस लौट रहा था तब मुझे उस लड़की की याद आई। ट्रेन की रफ्तार अचानक करजत स्टेशन के आउटर पर पहुंचते ही धीमी हुई और फिर स्टेशन पर आकर रुक गई। ये पहली बार था जब मेरी ट्रेन वापसी में रुकी थी। मैं खिड़की पर बैठा उसी को ढूंढ रहा था और वो चाय की दुकान के पीछे से निकलकर सामने आई। मैंने उसे देखकर अपना हाथ हिला दिया था। उसकी नजर मेरी नजरों से टकराई और मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई थी। उसकी मुस्कान बता रही थी कि उसे देख अच्छा लगा क्योंकि वो मुझे याद थी। उसे देख मेरा भी चेहरा खिल उठा क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा था कि वो मुझे भूल नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे काफी लंबे समय के बाद किसी अपने से मुलाकात हुई हो। उसे देखते ही मानो घड़ी की सुइयां ठहर सी जाती थी। एक बार फिर मैं ट्रेन से उतरा और उसी चाय वाले के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार वो फलों को बेचने के बजाय वहीं पर खड़ी थी। मुझे करीब आते देख उसकी आंखों में अब तक जो खालीपन था वो चला गया था। उसकी आंखें चमक उठी थी। हम दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कहे जा रही थी। मेरा मन किया कि अभी उसे अपने साथ ट्रेन में बिठाकर ले जाऊं। मैंने उसके हाथ से टोकरी लेकर नीचे रख दिया और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसने अपना एक हाथ मुझसे छुड़ा लिया था। मैं मुंबई जा रहा हूं, चलोगे मेरे साथ? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। इतने में गार्ड ने हॉर्न बजाया और मुझे गार्ड की इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुत्ता साला। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा तुमसे मिलने, क्या तुम मिलोगे मुझसे? लड़की ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। ट्रेन ने एक बार फिर हॉर्न बजाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मुझे उस लड़की का हाथ छोड़कर अपनी ट्रेन की तरफ दौड़ना पड़ा। मैं दरवाजे पर खड़ा उस लड़की को देखता रहा और वो लड़की मुझे। इस बार की मुलाकात से मैं उसे भूल नहीं पाया। मेरे दिल दिमाग में बस वही छाई हुई थी। मैं अपने शहर अपनी मुंबई में था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, महीने बदलते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन वो लड़की से हुई छोटी सी मुलाकात अब भी ताजा ही थी, मानो जैसे 1 या 2 दिन पहले की ही बात हो। 1 साल के बाद मैं फिर से अपनी नानी के पास जा रहा था। अगर मैं उन्हें उस लड़की से मिला था तो उसकी सादगी से मेरी नानी बहुत खुश होती। मेरी ट्रेन करजत पहुंची, मगर इस बार मुझे वो लड़की कहीं भी नहीं दिखाई दी। मैं सीधे चाय वाले के पास गया। सुनिए भाई साहब, यहाँ ना 1 साल पहले एक लड़की आया करती थी। उसके पास एक टोकरी थी जिसमें वो फल बेचा करती थी शायद। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, यहाँ एक लड़की थी जो यहाँ टोकरी में फल बेचा करती थी।
लेकिन अभी उसने आना छोड़ दिया है। क्यों क्यों आना छोड़ दिया? अरे भैया, हमको काहे पूछ रहे हो भाई? हम उसके रिश्तेदार लगते हैं का? चलिए रवाना होइए यहाँ से, डंडे का समय हो गया है, तुम लोगों को फालतू की बातें सुन रही है। हट। चाय वाले की बात से मैं अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस कर रहा था, जिसका शोर ट्रेन की हॉर्न की आवाज में दब के रह गया। मैं अपने कोच की तरफ दौड़ा और देखते ही देखते करजत स्टेशन पीछे छूटता चला गया। मैंने फैसला किया कि एक दिन करजत उतर के यहाँ उस लड़की के बारे में पूछताछ करूंगा जिसने सिर्फ अपनी आंखों से मेरा दिल चुरा लिया था। इसी सोच के साथ मैंने खुद को शांत किया और फिर अगले साल गर्मी की छुट्टियों में मैं फिर एक बार पूना के लिए निकल पड़ा। सुबह के शुरुआती घंटों में जब रात की ट्रेन करजत पहुंची, तब मैं पूरे प्लेटफॉर्म पर उस लड़की की एक झलक ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ये जानते हुए भी कि वो मुझे नहीं मिलेगी। मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहां उतर कर एक दिन बिताऊं, क्योंकि मैं ऐसा करने से डर रहा था। मुझे ये डर था कि उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। हो सकता है कि वह करजत में नहीं हो सकता है कि उसकी शादी हो चुकी हो सकता है कि वो बीमार पड़ गई हो, या हो सकता है कि पिछले कई सालों में मैं करजत से गुजर चुका हूं और हमेशा अपनी खिड़की या दरवाजे पर खड़ा होकर बाहर देखा करता था, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा ढूंढता था। मुझे नहीं पता कि करजत स्टेशन की उस दीवार के पीछे क्या होता होगा, लेकिन मैं वहां अपनी यात्रा कभी नहीं तोड़ूंगा, कभी नहीं। मैं उम्मीद करते रहना पसंद करता हूँ और अपनी खिड़की से बाहर देखता रहता हूँ। बस उस लड़की को देखना चाहता हूँ एक आखिरी बार, जो अपनी टोकरी में फल बेच रही है और मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। तो ये थी महान राइटर रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई एक बेहद ही खूबसूरत कहानी, जिससे मैंने अपनी कल्पना से रंग भरे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक बेहद ही खूबसूरत कहानी के साथ, जिसका नाम है अ नाइट ऑन द बीच। तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।